हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को 40 क्वेश्चन दे चुके हैं, जो कि हमारा 40 क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे था। उसके अलावा जो हम लोगों ने देखा कि कार्नोट साइकिल पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। इस बार हमने आप लोगों को बताया था कि हम एंट्रोपी पर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके अलावा हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे भी इस बार क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हमारा एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी के बारे में हम लोगों को जानने से पहले हमें ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है हम लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ही जो है वो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में देखा गया है कि कांस्टेंट होता है, और इसलिए इस क्वांटिटी को जो है एक थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट भी बोला गया है। जिस तरह से प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये हमारे थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट है, वैसे ही हमारा एंट्रोपी भी जो है वो थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट है। वो ऑर्डर से डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करता है। जब हम लोग कार्नोट साइकिल देखते हैं पीवी डायग्राम पर, ये हमारा पीवी डायग्राम है, और इसमें यदि हम मिनी कार्नोट साइकिल बना लेते हैं, टू एडियाबैट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मिनी कार्नोट साइकिल है। ओके, ये हमारा Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। ये सपोज कर लेंगे ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, ये T3 टेम्परेचर पे है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस कार्नोट साइकिल के लिए यदि फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2, जो कि हम लोगों ने कार्नोट साइकिल में देखा है। फिर अगर हम ये वाला मिनी कार्नोट साइकिल सेकंड देख रहे हैं, इसमें सपोज कर लेंगे कि जो है Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने में मिलेगा इस कार्नोट साइकिल के लिए, Q2 बाई T2 इक्वल टू Q3 बाई T3। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, और भी नंबर ऑफ मिनी कार्नोट साइकिल ले सकते हैं। ये हमारा सपोज कर लेंगे कि ये LM लाइन है, जिसको कि हम लोग एडियाबैट बोलते हैं या एडियाबैटिक बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग रहता है। एक एडियाबैट से दूसरे एडियाबैट पे जा रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू मिला। फिर इस मिनी कार्नोट साइकिल में लिए तो हम लोगों को ये वैल्यू मिला। ऐसे ही बहुत सारे हम लोग लेते जाएंगे। तो ये वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि Q1 अपॉन T1 Q2 अपॉन T2 के बराबर है, फिर यही Q2 अपॉन T2 Q3 अपॉन T3, ऐसे ही Q4 अपॉन T4। एक एडियाबैट से दूसरे एडियाबैट पे जाने में हम लोगों को एक क्वांटिटी है Q अपॉन T, जो कि ऑलवेज हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो ये जो क्वांटिटी हमारी आई है कांस्टेंट, अगर ये हमारा एडियाबैट वेरी क्लोज है और DQ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट ए टेम्परेचर T पे, ये जो DQ बाई T आएगा, दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई DS। और ये वैल्यू जो रहेगी, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। ओके, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, DS इक्वल टू DQ बाई T जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। ओके, अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस ले रहे हैं और वो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि नो चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो एक्सचेंज न तो हीट सिस्टम को देता है, न तो सिस्टम हीट बाहर से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, और न तो वो देगा। तो उस कंडीशन में जो चेंज ऑफ द हीट रहता है वो DQ इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। तो DQ इक्वल टू 0 आने के कंडीशन में क्या हो जाएगा, DS इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा
जो ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी है, इसी से हम लोग फार्मूला जो है वो एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे। ओके, ये dq जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट एडेड और सब्ट्रैक्टेड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी। और इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारा वैल्यू आएगा ds इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, dq इक्वल टू 0। ओके, dq इक्वल टू 0 के कंडीशन में हमारा जो ds की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ना तो हीट लेगा और ना तो हीट देगा, तो ds की वैल्यू 0 आएगी। ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है, ds इक्वल टू 0 मतलब नो चेंज इन एंट्रोपी। तो हम लोग देख लेते हैं इंक्रीजेज, दिस इज द रॉन्ग आंसर, बी रिमेन्स अनचेंज, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ds हमारा क्या आया है, 0 आया है, dq नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये हमारा आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पे क्या है, डिक्रीजेज, दिस इज रॉन्ग, नन ऑफ दिस इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, विच रिलेशन रिप्रेजेंट क्लॉसियस थ्योरम। तो क्लॉसियस साइंटिस्ट जो है उन्होंने साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में जो है वो एंट्रोपी फाइंड किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 का मतलब dq बाई टी की वैल्यू जो है ये हमारा रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे ये सर्कल बता रहा है कि ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होगी, 0 होगी, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये भी आंसर हमारा रॉन्ग होगा, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग होगा, ये भी आंसर हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि ये चीज हमने आप लोगों को करके दिखा भी दिया है कि एंट्रोपी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, अब हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। इरिवर्सिबल का मतलब ये हमारे नेचुरल प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस नेचर में है वो सभी हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि सिस्टम है, ये हम लोग सिस्टम ले लेते हैं और ये T1 हायर टेम्परेचर पे है, ये T2 हायर लोअर टेम्परेचर पे है, ये बीच में एक कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हीट हमारा यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, मतलब Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर होगा। मान लेंगे कि हीट इसमें से जा रहा है, कितना जा रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है इसमें से, इस एक कंडक्टिंग बॉडी से बी कंडक्टिंग बॉडी में। तो इसका जो एंट्रोपी होगा ये दे रहा है, इसलिए इसका एंट्रोपी क्या होगा कि डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, Q अपॉन T1, और ये हीट ले रहा है इसलिए इसका एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करेगा। ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हीट जो है वो हमारा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगा और फिर वो लोअर से हायर की तरफ नहीं होने वाला है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और फिर ये Q अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ओके, तो इस कितना एंट्रोपी इसका इंक्रीज होगा, Q अपॉन T2। अब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1, ठीक है। T2 हमारा लोअर टेम्परेचर, T1 हमारा हायर टेम्परेचर, मतलब T2 लोअर है, T1 हायर है। तो ये हमारा वैल्यू कम है, ये हमारा ज्यादा है, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं। तब इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, कम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब कि ये जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंजिंग जो एंट्रोपी है इन इरिवर्सिबल प्रोसेस वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं कि क्लॉसियस थ्योरम तो हमारा हो गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस था, उसमें हमारा एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब पॉजिटिव का मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला ही आंसर है हमारा इंक्रीजेज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग
नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलवेज जो एंट्रोपी होता है ds इक्वल टू dq/t वो ऑलवेज इंक्रीज करता है। ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है, ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है, ये भी हमारा आंसर रॉन्ग है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ओके, उसमें क्या है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ, अभी हमने आप लोगों को बताया था कि एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर मेजरमेंट करता है, डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करता है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। तो डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है। ए है परफेक्ट ऑर्डर, दिस इज रॉन्ग। दूसरा है अवेलेबल एनर्जी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी है डिसऑर्डर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज मेजरमेंट करता है डिसऑर्डरनेस, नन ऑफ दिस भी रॉन्ग है। तो ये हमारा सी वाला जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे आ रहे हैं। इन अ नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी, नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस, अभी हमने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में या ही हमारा नेचुरल प्रोसेस कहलाता है, तो उसमें एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर ए, आंसर जो ऑप्शन ए है, इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, नन। तो अभी हमने बताया है कि एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। डीएस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस है, तो ये हमारा एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेचुरल प्रोसेस जो भी होगा इस यूनिवर्स में वो सभी जो है उस कंडीशन में एंट्रोपी की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 45, इस पे आप लोग टिक लगा दीजिए। आंसर नंबर ए पे क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी की यूनिट आप लोग फाइंड कर लेंगे। ds इक्वल टू क्या होता है, dq/t, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो dq हमारा क्या है, ये हीट है, चेंज इन हीट। तो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी या कैलोरी हो जाएगी। तो पहले हम लोग जूल ही ले लेते हैं। ओके, और टेम्परेचर, T हमारा क्या है, टेम्परेचर है। T जो है वो हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। ओके, और हीट की यूनिट क्या हो सकती है, R, कैलोरी भी हो सकती है, और टेम्परेचर की यूनिट तो केल्विन ही रहेगी। ओके, तो दोनों यूनिट हमारा हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। जूल केल्विन ये भी सही है, कैलोरी केल्विन ये भी सही है। ठीक है, सी बोथ ए एंड बी दोनों सही है, डी नन ऑफ दी, इसका मतलब सी हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन। गैस अगर हम लोग आइडियल गैस ले रहे हैं 1 मोल और उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने आप लोगों को बताया है कि जो हमारी एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जिसको कि हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है, चेंज इन एंट्रोपी जो हम लोग फाइंड करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। ए हमारा पॉजिटिव दिया है, बी 0 दिया है, ये नेगेटिव दिया है, डी नन ऑफ दिस दिया है। ये पॉजिटिव वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हमारा किस टाइप का साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है। तो रिवर्सिबल साइकिल में जब हम लोग नेट चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं, हमने आप लोगों को निकाल के दिखाया भी था, तो हमारा नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ए हमारा 0 दिया, इसका मतलब यही आंसर करेक्ट होगा। बाकी भी देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन 1। तो ये आंसर हमारा ए करेक्ट है, 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने बताया है आप लोगों को, जो एंट्रोपी हम लोग फाइंड करते हैं वो एंट्रोपी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, या अगर हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं तो वो वैल्यू हमारी 0 आती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो वो वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीजेस ये भी रॉन्ग है, डिक्रीजेस ये भी रॉन्ग है, रिमेन्स 0 ये भी रॉन्ग है, रिमेन्स कांस्टेंट।
दिस इज द करेक्ट आंसर डी। ओके, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 gram ice at 0 degree centigrade is converted into water of the same temperature. Okay, is converted into water of the same temperature. तो हम लोग को पास आइस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में एट अ सेम टेम्परेचर पे, तो उसकी एंट्रोपी हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग एंट्रोपी निकाल लेंगे। किस फार्मूले से निकाल लेंगे एंट्रोपी? ds इक्वल टू dq अपॉन t से निकाल लेंगे। ठीक है, dq यहाँ पे एक ही टेम्परेचर पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो dq इक्वल टू ml ले लेंगे अपॉन t। l हमारा लेटेंट हीट, m हमारा मास है। ठीक है, तो m की वैल्यू दी हुई है 1 ग्राम। ओके, और l की वैल्यू दी हुई है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन t। t का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, और 273 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू हम लोग देख लेंगे कि कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा जो है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए, तो 273 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, और ये 80 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.293। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ए का हमारा क्या है? 2.93 कैलोरी पर केल्विन। बी हमारा क्या है? 8 कैलोरी पर केल्विन। सी हमारा है 0.293 कैलोरी पर केल्विन। यही आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 273 से 80 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.293 आएगा। डी हमारा क्या है? 80 कैलोरी। ओके, तो ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। आंसर नंबर सी करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम ऑफ द सेम टेम्परेचर इज। अब यहाँ पे क्या है कि वाटर हमारा जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम लोगों को चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। यहाँ भी वैसे ही हम लोग फार्मूले का यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ds इक्वल टू dq अपॉन t। dq इक्वल टू क्या ले लेंगे? ml ले लेंगे अपॉन t। m की वैल्यू हमें पता है 1, l दिया हुआ है 540। ओके, और t हम लोग देख लेते हैं कितना दिया है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1.488 ये आ जाएगा। तो अब हम लोग जल्दी से आंसर देख लेते हैं कौन सा है। 5.40 ये भी नहीं है। बी हम लोग देख लेते हैं 540 कैलोरी, ये भी नहीं है। सी 14.48 ये भी नहीं है। डी हमारा 1.488 कैलोरी पर केल्विन, ये आंसर है हमारा। दिस इज द करेक्ट आंसर डी। ओके, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आया है। इसके बाद जो है द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल ऑन ए टीएस डायग्राम। तो हम लोगों को कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम पे बनाना है। कार्नोट साइकिल हम लोग पीवी डायग्राम पे बनाते हैं, और टीएस डायग्राम पे जब हम लोग बनाएंगे तो हमें कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, ये हम लोग ले लेते हैं T, और इधर हम लोग ले लेते हैं S। ये हमारा एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, वाई एक्सिस पे T है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बनता है टीएस डायग्राम। ठीक है, ये हमारा जो है वो T1 टेम्परेचर है, ये हमारा एंट्रोपी है, ये S2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको T2 से कर दे रहे हैं, और इसको जो है S1 से कर दे रहे हैं। इसका एरिया जब हम लोग निकालते हैं तो वो एरिया हमारा आता है T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, और ये बराबर किसके आएगा? Q1 माइनस Q2 के। किसके बराबर आएगा? Q1 माइनस Q2 के। कार्नोट साइकिल
के वैल्यू Q1 माइनस Q2 के, जो कि हमारा वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जब कॉर्नर साइकिल को TS डायग्राम पे बनाते हैं तो जो एरिया ऑफ कॉर्नर साइकिल आएगा वो ये वैल्यू आएगी T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, और ये हमारा किसके बराबर रहेगा Q1 माइनस Q2 के। ये Q1 माइनस Q2 क्या रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर साइकिल में? वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जो हमारा एरिया आएगा इसका वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर वैल्यू आएगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। फर्स्ट है हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, ये रॉन्ग है। बी हमारा क्या है? वर्क डन इन ए साइकिल, यही हमारा आंसर करेक्ट है, बी। ओके, इसके बाद सी है हीट रिजेक्टेड टू सिंक, ये भी रॉन्ग है। इसके बाद है इफिशियंसी, ये भी रॉन्ग है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। वाटर व्हेन कूल्ड एंड बिकम आइस, इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ वाटर। हम लोगों को एंट्रोपी बताना है। वाटर से हमारा क्या हो रहा है? आइस हो रहा है, ठीक है, उसको कूल करके आइस। तो हम लोगों को ये पता है कि जो हमारा एंट्रोपी है वो डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करता है। जितना अधिक डिसऑर्डरनेस रहेगा उतना अधिक एंट्रोपी आएगा। ओके, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल हमारे ज्यादा डिसऑर्डर में रहेंगे देन आइस के। तो वाटर से आइस बन रहा है, इसका मतलब जो डिसऑर्डरनेस है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो अगर डिसऑर्डरनेस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा कि एंट्रोपी भी जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है। ए है इंक्रीजेस, बी है डिक्रीजेस। ओके, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। सी सेम, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दिस, ये भी रॉन्ग है। तो इसको हम लोग करेक्ट लगा देते हैं। ओके, डिक्रीजेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। नंबर 54, when water vapor condense into water, its entropy। तो वाटर वेपर में ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, इसका मॉलिक्यूल दूर दूर है, कंडेंस होगा वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे पास में आ जाएंगे। तो जहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा रहेगा वहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, ठीक है। जहाँ पे डिसऑर्डरनेस कम रहेगा वहाँ पे एंट्रोपी कम रहेगी। तो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। यहाँ पे एंट्रोपी हमारी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। हमने बताया है कि एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस मेजरमेंट करता है। अगर मॉलिक्यूल में डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी, डिसऑर्डरनेस कम है तो एंट्रोपी कम रहेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर है हमारा इंक्रीजेज, ये रॉन्ग है। दूसरा हमारा डिक्रीजेज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तीसरा हमारा है रिमेन्स अनचेंज, ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, इसके बाद एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन व्हिच स्टेट, इसमें एंट्रोपी हमारी मैक्सिमम रहेगी। तो सॉलिड में हमारे मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास में रहेंगे, इसमें ऑर्डर रहेगा। उससे थोड़ा कम ऑर्डर इसमें रहेगा, इससे सबसे कम ऑर्डर इसमें रहेगा, मतलब डिसऑर्डर इसमें ज्यादा रहेगा गैस में। इसका मतलब एंट्रोपी जो मैक्सिमम होगी वो गैस की होगी, ठीक है। कैन बी इन, ये भी इनकरेक्ट है। तो गैस हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। ए कार्नोट इंजन वर्किंग एज ए रेफ्रिजरेटर बिटवीन 260 केल्विन एंड 360 between 260 Kelvin and 300 Kelvin receive 500 calories of heat from the reservoir at a lower temperature, ठीक है। calculate the amount of heat rejected to the reservoir at a higher temperature। तो हायर टेम्परेचर पे कितना हीट रिजेक्ट होगा रिजर्वायर को। रिजर्वायर का मतलब जो भी हमारा एक स्टोरेज है, सोर्स का स्टोरेज, वहां पे हीट कितना जो है रिजेक्ट होगा। ओके, और ये 500 कैलोरीज हीट ले रहा है एट ए लोअर टेम्परेचर पे, मतलब कि सिंक से ले रहा है, ठीक है। ये हमारा Q2 हो जाएगा। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर किसके किसके बीच में वर्क कर रहा है? इसके और इसके बीच में। तो T1 हमारा हायर टेम्परेचर हो जाएगा। कितना हो जाएगा T1? 300 केल्विन। और T2 हमारा कितना हो जाएगा? 260 कैलोरीज, 260 केल्विन और 300 केल्विन। और देख लीजिए Q1 हम लोगों को फाइंड करना है, हाई टेम्परेचर पे हीट कितना रिजेक्ट कर रहा है। Q2 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ कितना दिया है?
500 कैलोरीज। ओके, अब हम लोग लगा लेंगे, किस फार्मूले से लगा लेंगे, हमें पता है फार्मूला Q1 अपान Q2 इक्वल टू T1 अपान T2। तो Q1 हम लोग फाइंड कर लेंगे, Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2 T1 इंटू T1 अपान T2। तो हम लोग Q2 देख लेते हैं कितना है, 500 इंटू T1 देख लीजिए कितना है 300 अपान T2 कितना है 260। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा 576.92 कैलोरीज। तो आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, 625 कैलोरीज ये भी रॉन्ग है, 750 कैलोरीज ये भी रॉन्ग है, 1000 कैलोरीज ये भी रॉन्ग है, डी 576.92 कैलोरीज ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हम इस पे टिक लगा देंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है द फिजिक्स अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर क्लोजली रिजेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो किस फिजिक्स पे वर्क करता है, फिजिक्स के किस भौतिक सिद्धांत पे वर्क करता है। तो ये हम लोग का आंसर दिया है ए आइस फॉर्मेशन, नो ये बी, दिस इज द करेक्ट आंसर हीट इंजन पर जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो वर्क करेगा। वेपर कंप्रेशन ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दिस ये भी रॉन्ग है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो क्लोजली रिजेंबल है हीट इंजन के साथ, इसी सिद्धांत पे वर्क करता है, हीट इंजन के सिद्धांत पे ये वर्क करेगा। ओके, तो इस पे हम लोग करेक्ट आंसर लगा देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले आप लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानना होगा। इसमें केल्विन ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम ए बॉडी टू कूलिंग इट टू ए लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब कि हम लोग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क नहीं फाइंड कर सकते हैं अगर हमारा जो सिस्टम है वो उसका टेम्परेचर लोअर है सराउंडिंग से। ओके, और दूसरा प्लैंक ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या बताया कि हीट कैन नॉट फ्लो लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर, इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, इस तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ हीट के बारे में हमें पता चलता है। और जो हमारा एंट्रोपी है दिस इज आल्सो रिजेंबल विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो एंट्रोपी है ये भी हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताता है। तो हम लोग देख लेते हैं द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कौन सा करेक्ट है। ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बी कंजर्वेशन ऑफ हीट, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या है कि हीट जो है वो कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी रॉन्ग है, नन ऑफ दीज भी रॉन्ग है। ये हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन। तो हम लोगों ने बहुत सारे थर्मामीटर के बारे में स्टडी किया है, जैसे कि मरकरी थर्मामीटर है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है। तो यहाँ पे जो थर्मामीटर है ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है ये कार्नोट साइकिल या हम लोग बोल सकते हैं कि कार्नोट इंजन पे बेस्ड है। जैसे कार्नोट इंजन जो है वो हमारा दो टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे ही जो हमारा एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो हायर और लोअर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो θ1 ये हमारा हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब टू द रिजेक्टेड। ये हमारा हायर टेम्परेचर है, ये हमारा लोअर टेम्परेचर, ये हमारा जो रिलेशन है दिस इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। गैस एक्सपेंशन दिस इज इनकरेक्ट,
बी हमारा क्या है, गैस प्रेशर, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सी हमारा क्या है, कार्नोट इंजन। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन वेपर प्रेशर, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे न डिपेंड करके केवल कार्नोट इंजन पर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, इसका आंसर तो हमारा सी करेक्ट हो गया है, कार्नोट इंजन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज गिवन बाय। तो अभी हमने बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, अभी एंट्रोपी ds इक्वल टू क्या था, dq/t। तो एंट्रोपी इज आल्सो रिजेंबल विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी भी हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो रिलेशन है ds इक्वल टू dq/t, दिस इज आल्सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, dq इक्वल टू du प्लस pdv या dw की जगह हम लोग pdv लिखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अब हम लोग दोनों में रिलेशन कह रहा है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमें फर्स्ट लॉ ये हमने ले लिया, सेकंड लॉ हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे dq इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू tds। ओके, tds की वैल्यू हम उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो tds इक्वल टू du प्लस pdv। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट है tds इक्वल टू du प्लस pdv, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। ये b वाला भी इनकरेक्ट है, c वाला भी इनकरेक्ट है, d वाला भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला आंसर जो है वो हमारा सही है। दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चन हो गया है, और ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसमें हमने आप लोगों को बताया एंट्रोपी के बारे में। इस पे बहुत सारे जो भी क्वेश्चन थे वो इसी पे बेस्ड थे, इसके अलावा न्यूमेरिकल भी था। अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो वीडियो हमारा रहेगा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पे, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट के रिलेशन पे रहेगा, मैक्सवेल इक्वेशन पे रहेगा, और क्लैसियस-क्लैपेरॉन लैटेंट हीट इक्वेशन पे रहेगा। तो इस तरह से उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक रहेंगे, जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको भी आपको देखना ही है, जिससे कि आपके लगातार सारे वीडियो अगर कंप्लीट आप करते जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर मिला लेंगे तो वो 100 क्वेश्चन होगा। और उस 100 क्वेश्चंस को अगर आप रेडी कर लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये जो आपका पेपर होगा उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद वाला भी वीडियो आप देखने के लिए हमारा जो चैनल है साइन विद फिजिक्स उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वो वीडियो भी आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग साइन विद फिजिक्स।